नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के 55 सीटों और उत्तराखंड के साथ साथ गोवा की सभी विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आज होने वाले चुनावों में तीनों राज्यों की कुल 165 सीटों पर 1519 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें यूपी की 55 विधानसभा सीटों की 586 प्रत्याशी, उत्तराखंड की 70 सीटों पर 632 प्रत्याशी और गोवा की 40 सीटों पर 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूपी में आज कुल 2.2 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं गोवा में 11 लाख मतदाता और उत्तराखंड में 81,43,922 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड का चुनाव इस बार दिलचस्प होगा। उत्तराखंड की 70 सीटों में से पिछली बार 57 सीटें भाजपा और 11 कांग्रेस के पास थी। वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया था और इस बार माना जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। लेकिन कई सीटों पर आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी ने चुनाव मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इस चुनाव को युवा नेतृत्व बनाम अनुभवी बुजुर्ग नेतृत्व के बीच चुनावी जंग के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत चुनाव में एक तरफ बीजेपी के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का राजनीतिक वजूद दांव पर है। तो उत्तराखंड समेत आज उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का, उत्तराखंड में आज पहले और अंतिम ही चरण का, क्योंकि उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होने हैं, तो आज वहां पर मतदान हो रहा है। उत्तराखंड में दिग्गज कैंडिडेट खटीमा से पुष्कर सिंह धामी, लालकुआं से हरीश रावत, बाजपुर से यशपाल आर्य, चकराता से रामशरण नौटियाल, चौबुटखल से सतपाल महाराज, नरेंद्रनगर से सुबोध उनियाल, चकराता से प्रीतम सिंह, सोमेश्वर से रेखा आर्या और हरिद्वार से मदन कौशिक, श्रीनगर से धन सिंह रावत और लैंसडाउन से अनुकृति गोसाई हैं। तो इन सभी दिग्गजों की साख एक बार फिर से दांव पर लगी हुई है। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सभी 70 सीटों पर 81 लाख से अधिक मतदाता हैं और आज ये मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ 632 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें से 155 प्रत्याशी निर्दलीय हैं, जो कि चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं और इसके साथ ही इन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है। इनके अलावा हालांकि केडी, बसपा और सपा समेत 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दल भी मैदान में उतरे हुए हैं। और सीधे चलते हैं उत्तराखंड के ज्वालापुर विधानसभा, जहां से केशव चौहान हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़ेंगे और वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। क्या कुछ नज़ारा है वहां पर और क्या स्थिति है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। केशव चौहान, जिस तरीके से आज मतदान शुरू हो चुका है ज्वालापुर विधानसभा सीट का अगर जिक्र करें तो स्थिति क्या बनी हुई है और बूथ सेंटर की क्या स्थिति है? दूसरी बात, यहाँ से कौन से चुनावी दिग्गज की साख दांव पर लगी हुई है? का जो मतदान का दिन था, जो लोगों की बिल्कुल साफ तौर से कहा जा सकता है जो इंतजार था, इंतजार की घड़ी आज समाप्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं लोग, आप मेरे पीछे देख सकते हैं योगेश, तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको कि जिस तरीके से लोग यहाँ 8 बजे से पहले ही यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए थे। तो कहीं ना कहीं योगेश, साफ तौर से कहा जा सकता है सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही थी। तो जिसको लेकर आज बिल्कुल जो चुनाव की घड़ियां थी, मतदान की घड़ियां थी, तो वो समाप्त हो गई है। कहीं ना कहीं लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर भी चुनाव का मतदान करने के लिए पहुंचे। और कहीं ना कहीं अगर बात करें हम चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने जनपद हरिद्वार को एक 1729 बूथ में कन्वर्ट किया और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के साथ 33 और कंपनियां संपूर्ण कराने के लिए यहाँ पहुंची हैं। जी योगेश। केशव, जिस तरीके से अगर ज्वालापुर विधानसभा सीट का जिक्र करें तो यहाँ पर कांग्रेस से और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं और क्या लगता है वहां पर सियासी समीकरण क्या कुछ नजर आ रहे हैं, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं?
जी बिल्कुल, अगर योगेश योगेश मैं आपको बता दूं कि यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुरेश राठौर है, वो हालांकि विधायक भी यहाँ से अभी मौजूदा थे, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है वो रवि बहादुर के रूप में उतारा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है योगेश कि यहाँ के जो चुनावी मुद्दे रहते हैं, बेरोजगारी हो या जल भराव की समस्या हो, इनसे हमेशा जुड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है पिछले 5 साल के कार्यकाल से कुछ लोग खुश भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग उनका विरोध करते भी नजर आ रहे हैं। जी, और बिल्कुल सीधे सीधे हम बात करने के लिए यहाँ से लोगों से भी बात करेंगे योगेश, और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग किसको अपना मतदान करके किस सरकार को बीजेपी बना रहे, विजय बना रहे। क्या नाम है आपका? प्रशांत चौहान। इस बार 5 साल के लिए इस वक्त जनता के हाथ में है, वो किसको अपने चुनेगी और किस सरकार को जनता में लाएगी। तो आप अपना मतदान करने आज पहुंचे हैं, तो समीकरण क्या है, क्या देखते हैं? 5 साल के जो कार्यकाल रहे हैं उनसे खुश हैं आप या उनका विरोध कर रहे हैं? अब उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्या काम नहीं हुआ क्षेत्र के विधायक के द्वारा जिनका विरोध किया जा रहा है? जो कि उनकी तो पार्टी का कार्यकर्ता रहते हैं, साथ में उन्होंने बदतमीजी करी और वैसे वो गाली गोली देते रहते थे वो। तो बिल्कुल योगेश, आपने सुना, साफ तौर से लोगों का कहना है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आते थे। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या इनकी जो चुनाव करने की मतदान करने की वो है कि क्या करें। क्या नाम है आपका? रमेश जी, किस पार्टी को अपना वोट देंगे तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आप पिछले 5 साल जो विधायक का कार्यकाल रहा उससे प्रसन्न है या उसका विरोध कर रहे हैं? थोड़ा बेरोजगारी की रोजगारी तो इनका साफ तौर से कहना है बेरोजगारी है, लोगों ने बदतमीजी की है, और कहीं ना कहीं साफ तौर से कह सकते हैं कुछ लोग और भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिशाद साहब। क्या चाहते हैं, ये ठंडा यूं ही चलता रहेगा या बदलाव चाहते हैं? सर हम बदलाव चाहते हैं, सरकार से हम बहुत ही तरफ हो चुके हैं, बेरोजगारी इसके तरह काम भी कहीं नहीं मिलता। तो बिल्कुल योगेश, आपने साफ सुना, इनका साफ तौर से कहना है कि बेरोजगारी है और कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हो चुके हैं सरकार से। साफ तौर से कहा जा सकता है कि इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। जी योगेश। चलिए केशव चौहान, लगातार आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी के इंतजार में लगे हुए हैं, कतारों में खड़े हुए नजर आते हैं। मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। मतदाताओं में इस दौरान काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और अगर उत्तराखंड का जिक्र करें तो यहाँ 81 लाख से अधिक मतदाता हैं जो कि आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और उत्तराखंड में 632 उम्मीदवार मैदान में है। ये 632 उम्मीदवार राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय भी चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी उतरे हैं वो भी इन 632 उम्मीदवारों में शामिल हैं। और 155 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि किसी दल से नहीं है, यानी ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं। 155 उम्मीदवार ऐसे हैं और इन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। मुख्य मुकाबला उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है। हालांकि इसके बीच केडी, बसपा, सपा समेत 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दल भी मैदान में उतरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या भी काफी तादाद में देखने को मिली है। 155 निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो इस चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं और उत्तराखंड की सियासत में अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो उत्तराखंड में लोगों में बढ़ चढ़कर मतदान करने की जिस तरीके से कोशिश जारी है, लोगों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली हैं। 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, जिनमें 81 लाख से अधिक मतदाता हैं और 81 लाख से अधिक जो मतदाता हैं, आज ये मतदाता 632 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद करेंगे। तो उत्तराखंड में कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी साख भी दांव पर लगी हुई है।
और सीधे लिए चलेंगे आपको देहरादून के राजपुर विधानसभा, जहां पर हमारे साथ संवाददाता हमारे हरीश कनेड़ा सीधे लाइव जुड़े हैं। हरीश कनेड़ा जी, जिस तरीके से अगर राजपुर का जिक्र किया जाए तो वहां की जनता की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं जनता के, और जिस बूथ पर आप खड़े हुए हैं उस बूथ का नजारा क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल, आपने जिस तरह से राजपुर विधानसभा की बात की और राजपुर हम विधानसभा की बात करें तो राजपुर विधानसभा में तमाम समस्याएं हैं लोगों के सामने। खासतौर पर मूलभूत सुविधाओं की आपने बात की तो कहीं न कहीं यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या समय पानी बिजली की, जो उन बस्तियों में मतलब जहाँ पे आज भी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। लेकिन खासतौर पर अगर हम युवाओं की बात करें, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर के खासी नाराजगी है। और इसके साथ ही मैं आपको बूथ की जो आपने बात की है तो इस समय मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं और लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही लाइन पर खड़े हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, साथ ही वो लोग हैं जो अपने वोट का इंतजार करने वोट देने का इंतजार कर रहे हैं। और तमाम चाहे वो नौजवान हो, युवा हो या फिर वो वृद्ध हो, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन आज इस लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग हिस्सेदारी निभा रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि आज 8 बजे से वोटिंग शुरू हुआ था और उसके बाद 6 बजे तक वोटिंग किया जाना है। जी बिल्कुल हरीश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 4 विधानसभा के चुनावों में जिस तरीके से उत्तराखंड बनने के बाद 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें भी काफ़ी दिग्गजों के जिस तरीके से मुकाबला कड़ा टक्कर माना जा रहा था, इस बार भी ऐसी ही कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है उत्तराखंड में। और 5वीं विधानसभा के लिए प्रत्याशियों का चयन जो है वो अपने अपने जो नेता है उनका चयन करेंगे लोग। लेकिन जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वहां पर कतारों में लोग खड़े हैं हरीश कनेड़ा जी, उनसे आप बात करें और जाने कि उनके अंदर क्या उत्सुकता है, आखिर किस तरीके से जो मतदान करने आए हैं तो वहां पर वो क्या सोच करके आए हैं, क्या सोच करके उम्मीदवार को चयन करेंगे। और जिस तरीके से समस्याएं तो आपने बताई ही, लेकिन कुछ युवा भी अगर हों तो उनसे भी जानने की कोशिश करिए कुछ। तो मैं आपको युवाओं के बीच ले जाना चाहूंगा और युवा जो यहाँ युवा हैं, युवा वोटर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे, खुद उनसे ही बात करके उनसे जानेंगे कि वो किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे, किस तरह का जनप्रतिनिधि उनको चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अभी अवनी। अवनी है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की सरकार आपको चाहिए। तो सरकार ऐसी आनी चाहिए जो डेवलपमेंट में विश्वास करती हो, इक्वालिटी में विश्वास करती हो और अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूथ के बीच में, उसको टैकल करने के लिए उसके लिए खड़ी हो। क्या लगता है आपको कि अभी तक समस्याओं की अगर हम बात करें तो समस्याएं किस तरह की समस्याएं इस समय है वर्तमान में? अभी इस टाइम पे सबसे बड़ा मेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा मुझे लगता है इक्वालिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ें टैकल हो जाएंगी, आई थिंक काफ़ी बेटर हो जाएगा। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि लोगों में इतनी उत्सुकता है अपने वोट का प्रयोग करने के लिए। लोग किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं, लोगों में कितना उत्साह है। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की सरकार वो लोग चुनना चाहते हैं। अब आप खुद यहाँ पे लाइन में हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है मैडम आपका? चारू मैडम, किस तरह की सरकार आप चुनना चाहेंगे? उत्सुकता काफी है, आप सुबह से ही I am a true die-hard BJP first. I will, जब तक मोदी जी हैं तब तक तो इस बीजेपी की है। अच्छा, चलिए ठीक है। भाग जाना। तो चलिए, इस तरह यहाँ पे हमने आपको पोलिंग बूथ की जो चीजें हैं वो आपको दिखाई। यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई हैं। राउंड के दीजिए। यहाँ पे लंबी लाइन लगी है। पोलिंग बूथ नंबर 1 है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, जहाँ पर लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं। और लंबी लंबी जो लाइन है वो यहाँ पे लगाई जा रही है, लगी है। वहीं अगर बात करें तो जो विकलांग लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और बूथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सैनिटाइजर किया जा रहा है पूरे बूथ को। और जो वोटर्स हैं उनको भी ग्लव्स वगैरह दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह की हम बात करें, अगर जो लोग वोटिंग के दौरान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उनके लिए भी पीपी किट के माध्यम से यहाँ पे
पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सैनिटाइजर से इस बूथ को किया गया है, लेकिन जरा आपने देखा होगा कि बहुत लंबी लाइन यहाँ पे लगी है। काफी लोगों में उत्साह है और खास बात यह है कि जैसे युवाओं ने बात की, उनका मानना है कि रोजगार के मुद्दे को लेकर के वो सरकार चुनेंगे, क्योंकि लंबे समय से रोजगार यहाँ के युवाओं के पास नहीं है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है। खास वजह यह है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी के भरोसे ही अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कृषि भूमि बहुत कम है, कृषि के जो स्रोत हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। पर्यटन को बढ़ावा देने की यहाँ पे लगातार बातें की जाती हैं, लेकिन पर्यटन भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। जी बिल्कुल हरीश कंडला जी, लेकिन अगर उत्तराखंड का जिक्र करें तो दरअसल पूरा दारोमदार अगर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी पर ही है, उनके कंधों पर ही है। और जिस तरीके से वो खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार वो ये पूरी ताकत लगा करके पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि उनकी तीसरी बार ये सीट निकल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सामने जो चुनौती दे रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन चंद्र जी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की अगर सियासी स्थिति को देखें, एक नज़रिए से देखना चाहें, तो क्या कुछ उत्तराखंड की जनता इस चुनाव को लेकर के मूड बना रखी है? बिल्कुल, देखिए आपने जैसे सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात की तो उनके कंधों पर वाकई में काफी इस वक्त जोर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पूरा जो दारोमदार है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर डाला गया है। यहाँ पूरी जो सीट, क्योंकि अभी ये बीजेपी के खाते में पूरी सीटें रही हैं, चाहे वो राजपुर विधानसभा हो या फिर अन्य हो। लगभग अगर हम यहाँ की बात करें तो इस वक्त जो भुवन कापड़ी हैं वो उनके विपक्ष में है, लेकिन मजबूत नेता होने के साथ साथ जो कांग्रेस के दिग्गज भी माने जाते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको बता दें कि जो सियासत की आपने बात की है तो लगातार एक बार मिथक रहा है उत्तराखंड का, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। तो यहाँ पे लगातार इस तरह की रही है। 20 साल में 10 साल कांग्रेस रही और 10 साल बीजेपी ने यहाँ पे राज किया। लेकिन अब ये मिथक बरकरार रहेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जो इस समय स्थिति उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड में जो नौजवान है, सबसे ज्यादा जो पहाड़ी इलाकों की हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मतदाता है वो पहाड़ी क्षेत्र में है, जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की वजह से लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, अन्य राज्यों के रुख करना पड़ता है। अगर वो चीजें, वो व्यवस्थाएं उत्तराखंड के उन दूरस्थ इलाकों में हो तो यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं या चाहे युवा हो, वो अपना यहाँ पे स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य को लेकर के भी अगर बात करें तो अभी भी 20 साल में उन इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं ठीक दुरुस्त नहीं पहुंच पाई है, दूरस्थ इलाकों में नहीं पहुंच पाई। वहीं हम बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की बात करें, सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, तो उन गांवों में आज तक भी अंधेरा है, जहां तक कि कोई नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में लोगों की मजबूरी हो जाती है कि वहां से पलायन करके वो शहरों की ओर रुख करें। जी बिल्कुल 11,697 जिस तरीके से बूथ बनाए गए हैं हरीश जी पूरे उत्तराखंड में, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वहाँ? और दूसरी बात हम ये चाहेंगे कि वहाँ पर आपने युवाओं से तो बात की है, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं? क्योंकि अभी जिस तरीके से हाल ही में बजट भी पास हुआ है और उसके बाद उसमें कहा गया है केंद्रीय बजट में कि सबका विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। महंगाई एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो रसोई पर ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि रसोई का अगर हाल जानना है, जिक्र जानना है, तो वो किसी महिला से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। ले चलते हैं किसी महिला के पास, जिनके उनसे बात करेंगे कि किस तरह की समस्याएं महिलाओं के साथ होती हैं। एक मिनट मैडम रुक जाइएगा, आपसे बात करेंगे हम। किस तरह की सरकार आप चुनना चाहेंगे इस पर? अच्छी सरकार होनी चाहिए। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई खत्म करे सरकार, बस नहीं चाहते महंगाई को खत्म करना चाहते हैं। कोई सी सरकार आए बस महंगाई खत्म करे। किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया। 900-1000 रुपए तक का तो सिलेंडर ही पहुंच चुका है। सारा ड्यूटी काम कुछ है नहीं, रोजगार कुछ बड़ा नहीं है। चलिए, तो ये आपने सुना होगा महिलाओं के मुंह से कि खुद उनकी जवानी कि वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो महंगाई पर अंकुश लगा पाए,
ताकि लोगों को अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको जीने में थोड़ी आसानी हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो या डीजल पेट्रोल की बात हो। लोग ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो इस महंगाई पर लगाम लगा सके। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरीश कनेजा। लगातार आप नज़र बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया हमने आपको कि किस तरीके से लोग महंगाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के और एक बेहतर उत्तराखंड के भविष्य को लेकर के जागरूक नजर आ रहे हैं। और ये वही कह रहे हैं वहाँ की मतदाता कि जो भी उत्तराखंड को विकास के पथ पर अग्रसर कर सके, हम ऐसी सरकार को चुनने का प्रयास करेंगे, महंगाई को रोक सके, महंगाई पर लगाम लगा सके जो भी सरकार आए, रोजगार के विशेष द्वार खोल सके। क्योंकि रोजगार को लेकर के उत्तराखंड का युवा विशेष तौर पर समय समय पर आवाज उठाता रहा है और वहां पर ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है रोजगार। तो ऐसे में अब लगातार आज लोगों का जिस तरीके से रुझान बढ़ रहा है, मतदान करने केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता हरीश कनेड़ा ने भी बात भी की लोगों से और जानने की कोशिश की कि आखिर लोग उत्तराखंड में सरकार किस तरीके की चाहते हैं। साफ तौर पर लोगों ने यही बताया कि उन्हें जो मूलभूत समस्याएं हैं उत्तराखंड में, उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार का चुनाव वो करेंगे और वो प्रयास करेंगे कि बेहतर सरकार का चुनाव कर सकें और ऐसी सरकार का चुनाव कर सके जो उनकी समस्याओं का निदान कर सके। तो उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है आज और मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। मतदाताओं में इस दौरान काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अभी जिस तरीके से हम दिखा रहे थे आपको कि किस तरीके से लोग उत्सुकता भरे अंदाज में अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान करने का। और सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान भी विशेष ख्याल रखा गया है, देखने को मिल रहा है। लोग मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। तो 70 सीटों पर 81 लाख से अधिक मतदाता हैं और यहाँ 632 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। तो इनमें अगर प्रत्याशियों का जिक्र करें तो 155 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं और इस जंग में, चुनावी जंग में ताल ठोकी है 155 निर्दलीय प्रत्याशियों ने। वो भी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और इन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। मुख्य मुकाबला उत्तराखंड में अगर जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी केडी, बसपा, सपा समेत 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दल भी मैदान में उतरे हुए हैं। तो आज 632 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी उत्तराखंड की जनता और मतदान लगातार जारी है उत्तराखंड में। कई दिग्गजों की साख भी दांव पे लगी हुई है उत्तराखंड में। तो अगर जिक्र करें जिस तरीके से उत्तराखंड में मतदान जारी है, और सीधे ले चलेंगे आपको रामनगर विधानसभा, जहां पर हमारे संवाददाता कैफ खान सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। कैफ खान, रामनगर का अगर जिक्र करें तो वहां पर मतदान की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? पोलिंग बूथ सेंटर के क्या नजारा है और वहां पर लोग किन मुद्दों को लेकर के मतदान कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ सुबह 8 बजे से ही लोग लंबी कतारों पे लग गए हैं। महिलाओं का भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा है और जैसा कि देखा जा रहा है कि युवाओं में काफी जोश है। युवा जो है बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और अभी तक जो भी मतलब जिससे भी बात हुई है तो उन्होंने विकास का ही मुद्दा उठाया है कि विकास के तौर पर ही हम वोट देंगे, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो या चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हो। लेकिन अभी कुछ ऐसा मतलब कुछ देखने को नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि इतना अभी कोई क्राउड नहीं है। कैफ खान, रामनगर का अगर जिक्र करें तो रामनगर से कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में है और किनके बीच मुकाबला माना जा रहा है? जी देखिए, अगर मैं बात करूं तो निर्दलीय प्रत्याशी में श्वेता मासीवाल जी और संजय नेगी जी, और आपके अगर बीजेपी से मैं बात करूं तो दीवान सिंह देस्ती जी, और बीएसपी से आपके हेमचंद बड़वी और कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र पाल जी। तो अभी जो देखा जा रहा है मतलब जो फाइट है वो बीजेपी में और कांग्रेस में ही है। बाकी निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना अपना दाव आजमा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कैफ खान?
व्यवस्था को लेकर काफी सुरक्षाएं हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर आपके जवान खड़े हुए हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटने पाए उसके लिए आला अधिकारी भी हर आधे एक घंटे में यहाँ पर राउंड लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो लगातार जिस तरीके से मतदान जारी है, कायफ खान, अगर वहां रामनगर का जिक्र करना चाहें, जानने की कोशिश करें कि वहां पर क्या मतदान को लेकर के लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं या फिर सुनसान पड़ा हुआ है मतदान बूथ? मैं अगर बात करूं पिछले मतदान की, तो उसमें भी कम से कम 70 से 75% वोटिंग हुई थी, लेकिन अभी जो अनुमान लगाया गया है वो 80 से 85% पर अनुमान लगाया गया है। अभी देखा जा रहा है कि सुबह से ही लोग मतलब आवागमन हो रहा है, महिलाएं भी काफी आ रही हैं, बुजुर्ग भी काफी आ रहे हैं, तो मतदान को लेकर काफी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं और बूथों पर वो पहुंच करके मतदान करने के लिए वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए कैफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे और जानने की कोशिश करते रहेंगे कि रामनगर का क्या हाल है। और जिस तरीके से अगर उत्तराखंड का जिक्र करें तो हमने बताया था कि कई दिग्गजों की यहाँ साख दांव पर लगी है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ये शायद मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और हाँ, मतदान केंद्र पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और ये मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए उनकी पत्नी गीता धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको उत्तराखंड से लाइव दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पुष्कर सिंह धामी मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने और वहां पर उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।